तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोशल साइंस के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और ये जो वीडियो होने वाली है चैप्टर 1 के बारे में होगी, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी डिमांड सबसे पहले द इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई थी 1934 में। देखिए, इसके बाद में डिमांड और ज़्यादा तेजी पकड़ने लगी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इंडिया के अंदर। इंडिया डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ब्रिटिश लोग इसके अंदर शामिल थे और उनको इंडियन सैनिकों की ज़रूरत थी। इसके बाद में उन्होंने अपनी इस डिमांड को स्वीकार किया और इस तरह से फर्स्ट मीटिंग जो हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी दिसंबर 1946 के अंदर। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना संविधान तैयार करना शुरू किया और ये कंप्लीट हो गया था। कंप्लीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हो गया था नवंबर 1949 के अंदर। 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज ये चला और इसके बाद में ये कंप्लीट होने पर 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल्स और अनरिटन रूल्स का एक ग्रुप है, यानी रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रूल आर कंट्री। आप सभी वीडियो के कमेंट में लिखकर ये बताएं कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हमारे यहाँ का सबसे सर्वोच्च कानून है ये, और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। और ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है क्या, ये आप पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के अंदर। तो इनके बारे में और डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हमें कौन सा आंसर लिखना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक स्पेशल डेफिनेशन तैयार की है जो लेसन के ऊपर बेस्ड है। हालांकि हूबहू डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम लेसन में चाहे ना मिले, लेकिन ये डेफिनेशन आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में दिलवाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन जो है आप उसे चाहें तो लिख सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है और इसका हिंदी में मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रूल्स और प्रिंसिपल्स का समूह है जिसके ऊपर किसी कंट्री में रहने वाले सभी लोग एग्री करते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पिक्चर आपके सामने है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में MCQ के क्वेश्चंस के रूप में इसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट सिटीजन वांट टू लिव। यानी जिस प्रकार की कंट्री में आप रहना चाहते हैं उस प्रकार की कंट्री का निर्माण करने के लिए जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। दूसरा है टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज का नेचर कैसा होगा यह भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और नंबर 3 है द डिफाइन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी और इसकी वर्किंग यानी इसका कार्य करने का तरीका क्या होगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे और देखते हैं द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। इन ए डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज द पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। इट डिफाइंस कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो देखिए, डेमोक्रेसी में लीडर अपने व्यवहार ठीक रखे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल रेस्पॉन्सिबिलिटी से करे
ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, यानी लोगों के स्थान पर। तो ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय आर पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने रूल्स को जो है उल्लंघन नहीं कर सकते, उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट लेस सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी जो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें किन नियमों का पालन करना है, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। टू एंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट इन एनी पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई शक्तिशाली ग्रुप जो है, चाहे वो किसी धर्म के आधार पर हो या किसी और आधार पर बना हुआ ग्रुप जो है, वो माइनॉरिटी पर अत्याचार ना करे, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट टायरनी यानी अत्याचार और डोमिनेशन यानी नियंत्रण बाय द मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनॉरिटी के ऊपर मेजोरिटी का नियंत्रण ना हो, यह भी इंश्योर किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ensuring the right to equality to all citizens and no discrimination on the basis of religion, caste, जेंडर, रेस etc। तो कॉन्स्टिट्यूशन यह भी इंश्योर करता है कि भैया राइट टू इक्वलिटी जो है सभी सिटीजन्स को मिले, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर ना हो। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का। इसमें से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को पहले आप याद कर लें कि कितने टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए मैं अलग से स्लाइड बनाऊंगा। देखिए, इससे पहले कि हम पढ़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आप याद रखें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इंडिया में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, टर्मोइल मचा हुआ था बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का उस समय बंटवारा हुआ था। तो उस समय जो कंडीशंस पैदा हुई उसके बेसिस पर इन सभी चीज़ों को समझना और भी आसान हो जाता है। तो उस समय जो जो दिक्कतें थी इंडिया में, जिस तरह से बहुत सारी कास्ट के बीच में मनमुटाव था, तो उस हिसाब से जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ उसमें रेस्पेक्ट फॉर द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, इसके अंदर डाइवर्सिटी बनी रहे इंडिया के अंदर और नेशनल यूनिटी भी प्रिजर्व रहे, इसका बहुत ध्यान रखा गया है। अलॉन्ग द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर कैसे किया जाए ये भी ध्यान रखा गया है, और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए जाएं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो सेट किए गए हैं। तो इन सब बातों को जरूर याद रखिएगा कि भाई जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय क्या क्या दिक्कतें थी, इसके बेसिस पर इन फीचर्स को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए इन फीचर्स को पहले पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर लीजिए कि कौन से फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य फीचर्स हैं। तो नंबर 1 पे आता है फेडरलिज्म, ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 2 पर आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, ये बस आपको नाम याद रखने हैं पहले, क्योंकि इसके बाद में आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस का आंसर लिख सकेंगे। नंबर 3 पर याद रखना है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर्स का बंटवारा। नंबर 4 पे आता है फंडामेंटल राइट्स, और नंबर 5 पर आता है सेक्युलरिज्म, ठीक है। इन पॉइंटों को याद रखिएगा। टोटल 5 पॉइंट्स है हमारे पास में। आइए अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। देखिए, फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी यदि किसी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ऐसी कंट्रीज़ को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फेडरलिज्म है। तो यही बात एग्जाम्पल में बताई गई है। और सिटीजन जो है तो वो गवर्न होते हैं बाय द लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है आप किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में रहते हो, लेकिन आपको उस स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट का तो रूल्स का पालन करना होगा ही होगा, साथ में ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पालन करना होगा। नंबर 2 पर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इसका मतलब यह है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में सारे नागरिकों को ये गारंटी देता है कि भाई आपको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे सभी सिटीजन्स को, यानी 18 और अबव 18 एज वालों को। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर social background have a direct role in electing their representative. So we all have direct role by voting, we have a role in the democracy.
तो वोट डालकर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जिस स्थान पर बैठते हैं उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पर ये मिल बैठकर रूल्स बनाते हैं सारी कंट्री के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ओल्ड पिक्चर है पार्लियामेंट की, अभी तो एक नई बिल्डिंग बन चुकी है पार्लियामेंट की। तो ये आप याद रखें कि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठने के लिए जो स्थान दिया जाता है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। अरे पॉइंट नंबर 3 है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियर डिवीजन ऑफ द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ों से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको अलग अलग रखा गया है, पावर्स को अलग रखा गया है। और आप देखें तो ऑर्गन्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पर है लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव जिसे हम जनरली गवर्नमेंट कहते हैं, और नंबर 3 है जुडिशरी। तो देखिए इनको और अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। तो ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन्स पर चेक यानी कि नियंत्रण रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पावर जो है तीनों के बीच में बना रहे। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दोज हु मेक्स लॉ, यानी लेजिस्लेचर के अंदर वो सारे लोग आते हैं जो कि हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हमारे लिए लॉज को बनाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं लेजिस्लेचर क्या है, ये भी एक सरकार का एक पार्ट है। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, आपको याद रखना है। नंबर 2 पर आता है एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव जो है जनरली गवर्नमेंट हम इसे कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज़ ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट को चलाने में और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को पालन करवाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नंबर 3 पर जो आता है उसे हम कहते हैं जुडिशरी, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इनको आप चाहे तो तीसरा पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको इन तीनों को याद रखने में आसानी हो। तो नंबर 3 पर हम बात कर रहे थे जुडिशरी रेफर्स टू सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री हु सेटल्ड डिस्प्यूट एंड मेक्स श्योर दैट लॉज आर ओबेड। तो जुडिशरी इज अ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो क्या करती है कि डिस्प्यूट्स को सेटल करती है और यह भी इंश्योर करती है कि लॉ जो है वो ओबे किए जाए, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उन्हें ठीक तरह से पालन किया जाए। आइए पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं वापस से, जिसका हेडिंग है फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है रेफर टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट द आर्बिटरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट, यानी निरंकुश शक्तियां जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट उसे कंट्रोल करने के लिए जो है हमें फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको याद रखना है कि भाई देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्लियर देवर 7, ये 7 हुआ करते थे और जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसको अब डिलीट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, तो ये सारे आपको राइट्स याद रखने। हो सकता है एग्जाम में डिफरेंट राइट्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाए, केवल एक क्वेश्चन में सिर्फ राइट्स ही राइट्स पूछ लिए जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, यानी कि ये राइट्स न केवल आपको गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि दूसरे इंडिविजुअल्स से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये राइट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फिर भी कि आपको ये राइट्स डिटेल में याद रखने हैं, ठीक है। आपकी बुक के पेज नंबर 14 पर जो दिए गए हैं उन राइट्स को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन से राइट्स हैं उनकी डिटेल आप सभी को याद होनी चाहिए। चलिए एक बार और हम इन राइट्स को एक बार देख लेते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कौन कौन से। नंबर 1 पर आता है राइट टू इक्वलिटी, तो ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के बाद में नंबर 2 पर आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नंबर 4 पर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जिसमें आप प्रोफेस और प्रोपेगेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को।
नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और नंबर 6 पर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें सिटीजन्स जो है मूव कर सकते हैं कोर्ट में इफ दे बिलीव दैट देयर एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है ना। तो ये राइट्स सारे के सारे आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट हमारा सेकुलरिज्म वाला भी छूट चुका है, जो आप देख लीजिएगा। सेकुलरिज्म जो है वहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी आपको याद रखनी है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी थी 1990 के अंदर। इसके बाद में माओइस्ट लोगों ने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू किया, ठीक है ना, राजा के निरंकुश शक्तियों के खिलाफ अक्टूबर 2002 के अंदर। इसके बाद में यहाँ का किंग जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गया फरवरी 2005 में। इसके बाद में मूवमेंट माओइस्ट और अदर पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर किया 2005 से 6 के बीच में। इसके बाद में किंग को झुकना पड़ा, रीस्टोर किया थर्ड पार्लियामेंट को अप्रैल 2006 में, और फाइनली नेपाल बिकेम डेमोक्रेसी इन 2008। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसी के साथ में हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ सकते हैं, इसलिए सेकुलरिज्म का मैंने आपको ये हटा दिया है टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए